हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ, जिसमें हम लोग कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल बाय नॉन ऑनर्स। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी कंप्लीट होगा जब जो गुड्स हैं वो सेलर से बायर के पास चले जाएंगी और ऑनरशिप भी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। पर ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होगी अगर जो सेलर है उसके पास ऑनरशिप है, ठीक है। बट अगर जो सेलर है ही इज नॉट ए एब्सोल्यूट ओनर, जब वो खुद ही ऑनर नहीं है तो बायर कैसे ऑनर बन सकता है, ठीक है। तो रूल है कि नो मैन कैन सेल गुड्स एंड गिव अ गुड टाइटल अनलेस ही इज अ ऑनर, ठीक है। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन इट। इसका मतलब है नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। यदि किसी एक पर्सन के पास टाइटल है ही नहीं तो वो दूसरे को टाइटल कैसे ट्रांसफर कर सकता है? वो तभी ट्रांसफर करेगा अगर उसके पास खुद टाइटल ऑफ गुड्स होगा। हाँ जी, एक ऑक्शन हुई है, पब्लिक ऑक्शन हुई है, जिसमें एक हॉर्स सेल किया गया। वो जो हॉर्स था वो चोरी किया हुआ था। जो ऑक्शनियर था उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बायर ने उसे खरीदा, ठीक है। अब बायर को नहीं पता कि जो चीज सेल हो रही है वो चोरी की हुई है, उसने तो गुड फेथ में खरीदा। तो यहाँ पे जो बायर है, चाहे उसको नॉलेज नहीं है, चाहे उसने गुड फेथ में खरीदा है, तो उसको कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा। पॉइंट यही आ रहा है कि जब सेलर ऑनर नहीं है तो वो ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं करेगा। हाँ जी, हुआ क्या कि ए जो था उसको गार्डन में एक रिंग मिली। उसने एफर्ट्स किए कि किसी तरह से जो ऑनर है उसको ढूंढ सके, नहीं मिला तो उसने क्या किया, बी को रिंग सेल कर दी। बी ने जब खरीदी उसको नहीं पता कि ए को जो रिंग है वो उसकी नहीं है, उसे रास्ते में या गार्डन में मिली है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस केस में जो बी है उसके पास ऑनरशिप नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जो ए था वो भी ऑनर नहीं था। मीन्स जो ट्रू ऑनर है वो कभी भी अपनी जो है रिंग वापस ले सकता है। एक्सेप्शन टू द रूल, इसका मतलब है कि कुछ केसेस ऐसे यहाँ पे नॉन ऑनर जो है अगर वो गुड्स की डिलीवरी देता है तो जो बायर है उसके पास भी गुड्स का टाइटल जाता है। पहला केस है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट अंडर सेक्शन 27। मर्केंटाइल एजेंट अगर विद द कंसेंट ऑफ ऑनर गुड्स को अपने पास रखता है, ठीक है ना। जो मर्केंटाइल एजेंट होते हैं वो सेलर और बायर को मिलाते हैं। अब जो सेलर होता है, ऑनर होता है, वो अपनी मर्जी से गुड्स का पोजेशन मर्केंटाइल एजेंट को देता है। अब जो सेल है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है, तो ये जो सेल है इसको वैलिड माना जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो ही सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट एक्चुअल सेल मानी जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो पर्सन सेल कर रहा है वो क्या होना चाहिए, मर्केंटाइल एजेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड केस है कि उसके पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। और जो गुड्स का पोजेशन उसके पास है वो ऑनर की कंसेंट के साथ है, बिना ऑनर के कंसेंट के उसने गुड्स जो है नहीं रखी हुई है, ठीक है। और उसने जो भी सेल की है, ठीक है, दैट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये उसका काम है। रूटीन में क्या होता है कि ऑनर उसको गुड्स हैंड ओवर करता है और वो बायर को सेल करता है, तो उसको उसके बदले क्या मिलती है, अपनी रेम्युनरेशन मिलती है, जिसमें कि फिक्स रेम्युनरेशन भी हो सकती है और क्वांटिटी बेस भी हो सकती है। अब जिसने गुड्स खरीदी हैं उसने भी गुड फेथ में खरीदी हैं, उसको ये पता है, ये सोच के खरीदी हैं कि मर्केंटाइल एजेंट के पास इसका राइट है,
ठीक है। तो देन उसको मतलब कि ये नोटिस नहीं है। इसी के साथ रिलेटेड पॉइंट है कि बायर को इस चीज का नोटिस नहीं है कि एजेंट को इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इट मीन्स कि उसने गुड फेथ में खरीदी है। ठीक है। अब मर्केंटाइल एजेंट तो पता चल ही गया होगा आपको। मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। हम पॉइंट ये कर रहे हैं कि अगर सेल थ्रू मर्केंटाइल एजेंट होगी तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी ही होगी। अब इसमें क्या, पी एक मोटर कार का ऑनर है, उसने एक मर्केंटाइल एजेंट को कार जो है सेंड की है और उसने उसको कहा है कि इसमें एक रिजर्व प्राइस है, मींस इस प्राइस के नीचे कार सेल नहीं करनी। अब एजेंट जो था उसने क्या किया कि किसी थर्ड पार्टी को, किसको, एस को, उसने क्या किया, रिजर्व प्राइस से बिलो वो जो मोटर कार सेल कर दी और जो पैसे थे वो मिस एप्रोप्रिएट कर दिए। अब क्योंकि सेल मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू हुई है तो जो बायर है वो बोनाफाइड जो है परचेजर है, तो वो क्या माना जाएगा, ऑनर माना जाएगा। अब जो परचेजर था एस था, उसने क्या किया, आगे वही कार डी को सेल कर दी। ठीक है। अब इस केस में पी जो ट्रू ओनर है वो ना ही एस से और ना ही डी से अपनी कार वापस ले सकता है। क्यों? क्योंकि थ्रू मर्केंटाइल एजेंट सेल हुई है तो ये वैलिड सेल मानी जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, सेल अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ऑनर और टाइटल बाय एस्टॉपर, सेक्शन 27। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ऑनर ऑफ द गुड्स, ट्रू ऑनर ऑफ द गुड्स, ठीक है, किसी भी तरह वो अपने बिहेवियर से इस तरह शो कर रहा है कि जो सेलर है, जो सेल कर रहा है गुड्स की, ठीक है, वही उसका ट्रू ऑनर है। ठीक है। या तो वो बाय वर्ड्स ऐसा शो कर रहा है या उसका कंडक्ट इस तरह का है कि वो जो बायर है उसको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है वही ऑनर है। हालांकि ऑनर कौन है, वो जो विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है। मान लो ए जो है किसी गुड्स का ऑनर है, बी जो है वो क्या कर रहा है, सी को गुड्स सेल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ए है वो सी को इस तरह से बिहेव कर रहा है कि बी ही एक्चुअल ऑनर है। अब ओनर तो ए है बट वो उसको बाय कंडक्ट या बाय हिज वर्ड्स ये शो कर रहा है कि बी ऑनर है। अब बी ने क्या किया, सी को गुड्स सेल कर दी। अब बाद में ए कहता है नहीं जी ये चीजें तो मेरी हैं। अब जब वो कह सकता था कि ये गुड्स मेरी हैं तब उसने ये नहीं कहा, उसने उल्टा ये कहा कि ये गुड्स बी को बिलोंग करती हैं। तो इसे बोलते हैं टाइटल बाय एस्टॉपल। जहां पे वो उसको स्टॉप कर सकता था उसने नहीं किया, तो यहाँ पे गुड्स किसकी मानी जाएंगी, सी की मानी जाएंगी। और बी जो है जो बी ने सेल किया उसे वैलिड सेल माना जाएगा। तो इसमें देखो केस दिया हुआ है ओ कॉर्नर वर्सेस क्लार्क का। तो ए जो है वेगन का ऑनर है, उसने अपने एम्प्लॉय बी से कहा कि तू अपना नाम जो है गाड़ी पे पेंट कर दे। अब उसने क्या किया, ए ने इसलिए किया ताकि पब्लिक को इंड्यूस कर सके कि प्रॉपर्टी जो है बी की है। अब सी ने वेगन बी से खरीद ली। अब सी को तो कुछ नहीं पता, उसने तो गुड फेथ में खरीदी है। अब इस केस में सी का जो टाइटल होगा वो बेटर टाइटल होगा। क्यों? क्योंकि जब वो नेम पेंट कर रहा था ए उसे रोक सकता था, रेदर ए ने उसे कहा कि तू अपना नाम जहां पे पेंट कर। ठीक है। नाउ ए इज स्टॉप्ड, ए को मना किया गया कि वो बी की अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब वो डिनाई कर सकता था तब उसने नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि अगर गुड्स के ज्वाइंट ऑनर्स हैं, ज्वाइंट मीन्स एक से ज्यादा ऑनर्स हैं, तो उनमें से अगर कोई एक गुड्स सेल कर देता है तो उसे वैलिड सेल माना जाएगा। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि उस गुड्स के क्या होने चाहिए, सेवरल ज्वाइंट ऑनर्स होने चाहिए और उनमें से किसी एक के पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए। अब पोजेशन मतलब किसी एक के पास गुड्स रखी हुई है। अब ये जो पोजेशन है वो विद द परमिशन ऑफ द को ऑनर्स है, बाकियों की मर्जी
मर्जी से उसने चीज रखी है, ऐसे नहीं जबरदस्ती वो अपने घर ले आया या चोरी से लेके आया है। अब जो बायर है उसने गुड फेथ में गुड्स खरीदी हैं, तो बायर जो है उसे इस चीज की नॉलेज नहीं है कि सेलर के पास अथॉरिटी टू सेल है या नहीं है, तो वो वैलिड सेल मानी जाएगी। ABC ज्वाइंट हिंदू ब्रदर्स हैं जिनके पास कॉमन कैटल्स हैं। B एंड C जो है वो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे कैटल्स A के पास रख दिए। A ने क्या किया, D को सेल कर दिए। अब जो D है उसने तो गुड फेथ में गुड्स खरीदी हैं, तो प्रॉपर्टी जो है वो D को ट्रांसफर हो जाएगी। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में किया, जिसमें सिर्फ एक पार्टी केस कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती। कैसे, जैसे हम लोग किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनर के साथ वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, तो उस केस में माइनर कुछ केसेस में केस कर सकता है, बट माइनर पर केस नहीं किया जा सकता, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का केस है, ठीक है, वॉइडेबल का केस माइनर के अलावा कॉर्शियन हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो अगर इस केस के दौरान किसी के पास गुड्स का पोजेशन है, वो गुड्स थर्ड पार्टी को सेल कर रहा है, अब जो पर्सन खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है, तो उसे वैलिड सेल माना जाएगा। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी के पास गुड्स का पोजेशन है, तो उस केस में जो बायर है वो गुड फेथ में डील कर रहा है, तो उसे वैलिड सेल माना जाएगा। बट अगर केस वॉइडेबल की जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का है, वॉइड एग्रीमेंट का है, तो उस केस में चाहे बायर इनोसेंट है, इवन देन उसे बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो गुड्स जो हैं वो बायर के पोजेशन में होनी चाहिए। सेलर को गुड्स जो मिली है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिली हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मतलब कि एट द टाइम ऑफ सेल रिसाइंड नहीं हुआ है, और जो बायर है उसने गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसे बेटर टाइटल मिलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, ए ने क्या किया, ए ने बाय मिस रिप्रेजेंटेशन बी को इंड्यूस किया है, तू अपना जो हॉर्स है वो मुझे सेल कर दे। बी ने हॉर्स परचेज किए बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब परचेज करने के बाद ए ने सी को हॉर्स सेल कर दिया। अभी मतलब बी को पता नहीं चला, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई है, बी ने अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना था, सोचना था, उससे पहले ही ए ने सी को सेल कर दिया। अब यहाँ पे जो है बिफोर साइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कंडीशन भी है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन रिसाइडेड, ठीक है ना। तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो सी के पास ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। हाँ जी, इसमें कहा गया है कि अगर कोई सेलर, अगर कोई पर्सन, ठीक है, उसने गुड्स की सेल कर दी, सेल करने के बाद भी उसके पास गुड्स का पोजेशन है या उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो उन गुड्स को थर्ड पर्सन को सेल कर सकता है। अब जो थर्ड पर्सन जिसने गुड्स परचेज की है उसने गुड फेथ में ली है और उसको प्रीवियस सेल का कोई नोटिस नहीं है, देन उसका जो टाइटल होगा गुड टाइटल होगा। ठीक है, तो सेलर शुड बी इन पोजेशन आफ्टर सेल। जरूरी है कि सेलर के पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए, बायर ने जो गुड्स ली है गुड फेथ में ली है, और सेलर के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का भी होना जरूरी है। एग्जाम्पल है, ए ने कुछ गुड्स बी को सेल की, बट गुड्स जो है अभी भी ए के पास पड़ी हैं विद द कंसेंट ऑफ द बी। ए ने क्या किया, उनको आगे सेल कर दिया थर्ड पार्टी को, तो जो सेकंड परचेजर है उसको गुड टाइटल मिलेगा, हालांकि ए उसका ऑनर नहीं है, इवन देन वो क्या होगा, थर्ड पार्टी को उसका बेटर टाइटल मिलेगा। अब केस आ गया कि बायर के पास गुड्स का पोजेशन है आफ्टर सेल। ठीक है, अगर बायर के पास गुड्स का पोजेशन है, सेल हो चुकी है, तो वो गुड्स को ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद जो बोनाफाइड बायर है उसका क्या होगा, उसके पास बेटर टाइटल होगा। तो कंडीशन है कि बायर के पास गुड्स का पोजेशन है या टाइटल ऑफ गुड्स है।
ठीक है। ट्रांसफर जो है वो बायर ने की है या उसके मर्केंटाइल एजेंट ने किया। अब जिसने गुड्स परचेज किए हैं उसने गुड फेथ में परचेज की है। हाँ जी, केस है मार्टन वर्सेस वेल का। तो इसमें क्या हुआ, बी ने एक कार खरीदी है और साथ में उसने कंडीशन रखी है कि अगर मेरा सॉलिसिटर अप्रूव करेगा तो ही मैं खरीदूंगा। अब बी ने जो है कार का पोजेशन तो ले लिया, लेने के बाद उसने सी को सेल कर दी। अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई थी तो उसने क्या किया, सी को सेल कर दी। बाद में वो क्या हुआ, सॉलिसिटर ने उसे डिसअप्रूव कर दिया, बट क्योंकि बायर था उसके पास गुड्स का पोजेशन था और सी ने गुड फेथ में खरीदी है, तो ये माना जाएगा कि गुड्स का टाइटल सी को ट्रांसफर हो चुका है। सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर वो होता है जिसको गुड्स की पेमेंट नहीं हुई है। तो अगर उसके पास गुड्स का लियन है, ठीक है, या उसने रास्ते में गुड्स को रोक लिया है, देन वो जो है गुड्स को रीसेल कर सकता है। रीसेल करने पे जो बायर होगा उसका टाइटल बेटर होगा। ठीक है जी। हाँ जी, एक्सेप्शंस अंडर अदर एक्ट। इसके अलावा कई और एक्ट्स हैं जिनके अंडर भी जो नॉन ऑनर है वो गुड्स को सेल कर सकता है। तो फर्स्ट आ गया हमारा सेक्शन 169 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फाइंडर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अगर किसी को गुड्स जो है फाइंड होती हैं, रास्ते में मिलती हैं, तो वो जो है गुड्स को सेल कर सकता है। तभी सेल करेगा अगर उसने पूरी कोशिश की ऑनर को फाइंड आउट करने की, बट उसको ऑनर नहीं मिला, देन ही कैन सेल द गुड्स। और जिसको वो गुड्स सेल करेगा उस बायर का टाइटल जो होगा वो बेटर टाइटल होगा। पर कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि अगर गुड्स पेरिशिंग नेचर की है तो वो इमीडिएट सेल कर देगा, या उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है तो वो सेल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसने ट्रू ओनर को फाइंड करने की कोशिश की और उसके जो लॉफुल चार्जेस थे वो गुड्स की वैल्यू के 2/3 तक थे। ठीक है, अगर 300 की चीज है, अगर उसने 2/3 200 रुपए उसको फाइंड करने में खर्च कर दिए, देन वो क्या कर सकता है, गुड्स को सेल करके अपने जो लॉफुल चार्जेस है वो ले सकता है। इसके अलावा पानी ऑफ गुड्स, आपने जो प्लेज वाला चैप्टर किया था उसमें था प्लेज करना। गुड्स को जब हम प्लेज करते हैं, वो जो करता है उसको पॉनर कहते हैं या प्लेजर कहते हैं। जिसकी गुड्स होती है उसको प्लेज ही कहा जाता है। अब इसके पास गुड्स गिरवी पड़ी हैं, ठीक है, पर्सन जो उसके पैसे लौटा नहीं रहा, तो वो क्या कर सकता है, उन गुड्स को सेल कर सकता है और जो बायर है उसका टाइटल बेटर होगा। ठीक है, इन सम केसेस स्पेशल पावर ऑफ द सेल इज गिवन टू द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। अब कंपनी लिक्विडेट हो गई है, जो लिक्विडेटर है वो गुड्स की सेल कर सकता है, हालांकि वो ओनर नहीं है। इसी तरह कुछ चीजें होती हैं, जैसे किसी ने बैंक के पास गिरवी रखी है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, तो उस केस में कोर्ट के ऑफिसर्स उसके सेल कर सकते हैं, कस्टम ऑफिसर्स सेल कर सकते हैं। तो ये चाहे ये ट्रू ऑनर नहीं है, इवन देन जो बायर होगा उसका टाइटल क्या होगा, बेटर टाइटल होगा। ठीक है, इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें क्या आती हैं, एक्सेप्शंस आती हैं। ठीक है, अगर कोई बियरर है, ठीक है, या इंडोर्सर है, दे कैन गेट अ बेटर टाइटल। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कवर होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ठीक, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम का सिलेबस है ऑलमोस्ट उसको कवर कर रही हूँ, इसमें सारे सेमेस्टर्स की वीडियोस हैं। आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स जूनियर्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।